जी, वेलकम टू ब्रेनिक एकेडमी लेक्चर 16। डियर स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हमने सेकंड ईयर का यूनिट नंबर 7 और 8 डिस्कस करने हैं। तो सबसे पहले यूनिट नंबर जो 7 है, इलेक्ट्रॉनिक्स का ये यूनिट है। इसमें मैंने आपको बताया है कि इंफॉर्मेशन लेवल के क्वेश्चन होते हैं जो पीपीएससी में पूछे जाते हैं। तो आपने इससे इन टॉपिक से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन लेवल के क्वेश्चन होंगे, जो कि मैं हर टॉपिक में आपको साथ साथ गाइड करता जाऊंगा, वो आपने रिपीट करने हैं, बार बार मेमोराइज करने हैं, उनको अच्छी तरह तैयार करना है। ये पहली लाइन जो लिखी हुई है, डिप्लीशन रीजन इज एस्टेब्लिश्ड जस्ट आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ जंक्शन, ये भी पीपीएससी में इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं। तो जब भी जंक्शन एस्टेब्लिश होता है, उसी वक्त डिप्लीशन रीजन जो है वो बन जाता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो सिलिकॉन के लिए 0.7 वोल्ट होता है और जर्मेनियम के लिए है वो 0.3 वोल्ट होता है। ये चीज भी आपने याद रखनी है, आप पढ़ते तो बहुत अरसे से आप आ रहे हैं। फॉरवर्ड वाइस से दो किस्म की बाइसिंग आप डायोड को कर सकते हैं। ये जो पी इंजेक्शन होता है, इसको आप डायोड भी बोलते हैं। तो फॉरवर्ड वाइसिंग में हम क्या करते हैं, जो पी टाइप होता है उसको हम बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर देते हैं, और इसी तरह जो एन टाइप होता है उसको बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर देते हैं। फॉरवर्ड वाइसिंग में फ्यू मिली एम्पियर जो करंट है वो फ्लो करता है, और जो रेजिस्टेंस होती है वो फ्यू ओम होती है। ये फ्यू ओम याद रखिएगा। ये ना हो कि पीपीएससी में इस तरह का क्वेश्चन आ जाए, और आ जाता है तो उसमें फिर आप मिली ओम और माइक्रो ओम और मेगा ओम में फिर कंफ्यूज ना हो जाए। फ्यू ओम है फॉरवर्ड बाइस में। और रिवर्स बाइसिंग की बात करें, तो रिवर्स बाइसिंग में क्या करते हैं, बैटरी का जो नेगेटिव टर्मिनल है वो पी टाइप से कनेक्ट कर देते हैं, और पॉजिटिव जो है वो एन टाइप से कनेक्ट कर देते हैं। इस केस में सेवरल मेगा ओम रेजिस्टेंस हो जाती है, मेगा ओम इन ऑर्डर ऑफ मेगा ओम, और फ्यू माइक्रो एम्पियर करंट फ्लो करता है। ये चीजें आपने याद रखनी है। मैं फिर बता दूं कि पीपीएससी में काफी क्वेश्चन जो हैं वो इंफॉर्मेशन लेवल के होते हैं। उनमें आपने फार्मूला याद रखा होना चाहिए आपको। इसके अलावा कुछ वैल्यूज होती हैं वो आपको पता होनी चाहिए, और कोई कंसेप्ट उसमें नहीं यूज होता। बस आपकी वहां पे वो मेमोरी चेक की जाती है। रेक्टिफिकेशन कैसा प्रोसेस है जिसमें हम एसी को डीसी में कन्वर्ट करते हैं। और ये काम किसके थ्रू हम करते हैं, डायोड के थ्रू। पी एन जंक्शन जो है ये कन्वर्जन करता है एसी से डीसी। अब हमारे पास ये एसी से डीसी कन्वर्ट करने के लिए दो किस्म की रेक्टिफिकेशन है, हाफ वेव रेक्टिफिकेशन है और फुल वेव रेक्टिफिकेशन है। हाफ वेव में हम सिंपली एक डायोड यूज करते हैं, और एक डायोड से हम एसी जो है उसको कन्वर्ट करते हैं डीसी में। लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये होता है कि हमें सिर्फ एक साइकिल मिलता है, हमारा एक साइकिल जो है वो जाया होता रहता है। फुल वेव रेक्टिफिकेशन जो है ये हम व्हीटस्टोन ब्रिज के थ्रू भी करवा सकते हैं, और सेंटर टेप ट्रांसफार्मर के थ्रू भी हम करवा सकते हैं। इसमें हमारा ये है कि व्हीटस्टोन ब्रिज में हमें चार डायोड यूज करने होते हैं, और इसमें हमें दोनों जो हाफ साइकिल हैं वो हमें कन्वर्ट होके डीसी फॉर्म में हमें मिल जाते हैं, यानी हमारा कोई साइकिल जाया नहीं होता। लेकिन इसके बावजूद एक प्रॉब्लम जो हमें मिलता है वो ये होता है कि हमारा ये सपोज साइकिल था, तो हमें इस तरह के दो साइकिल मिल जाएंगे। अब इसमें देखें तो ये पेयर डीसी नहीं है, इसमें भी फ्लक्चुएशन मौजूद है। पेयर डीसी तो इस तरह का होता है। तो इसमें आप देख सकते हैं इसके अंदर रिपल्स मौजूद हैं। ठीक है जी, एसी फॉर्म इसके अंदर मौजूद अभी तक। और इसका ताल्लुक होता है रिपल फैक्टर से, यानी जो आउटपुट आपके पास उसमें कितनी परसेंटेज जो है वो अभी भी एसी की मौजूद है। इसे कहते हैं रिपल फैक्टर। ये मैं आपको सेंड कर दूंगा कि कितना जो रिपल फैक्टर है वो मौजूद होता है हाफ वेव में जो रिपल फैक्टर होता है वो 1.21 होता है। हाफ वेव के लिए रिपल फैक्टर 1.21 होता है, रिपल फैक्टर। और फुल वेव के लिए जो रिपल फैक्टर होता है वो 0.48 होता है। और जो रेक्टिफिकेशन एफिशिएंसी है हाफ वेव की, वो 40.6% है। हाफ वेव की जो रेक्टिफिकेशन एफिशिएंसी है वो 40.6% है। और इसी तरह फुल वेव रेक्टिफिकेशन की जो एफिशिएंसी है वो है 81.2%। तो ये चीजें जो हैं ये भी नोट कर लें।
रिपल फैक्टर की इंफॉर्मेशन खुद से भी कलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद पी एन जंक्शन के जो यूजेस हैं, एलईडी में यूज होता है, फोटो डायोड में यूज होता है, फोटोवोल्टिक सेल में। ये एलईडी लेवल का भी एक क्वेश्चन आया हुआ था जी। इसका पूछा जाता है कि ये जो डिफरेंट कलर्स होते हैं, आप देखते हैं एलईडीज जो लगी होती हैं, आजकल तो डिजिटल वॉचेस जो हैं वो भी आई हुई हैं, किसी का रेड कलर होता है, किसी का ग्रीन कलर होता है, कोई ब्लू कलर होता है। तो ये जो मटेरियल होता है जिससे एलईडीज बनाई जाती हैं, गैलियम आर्सेनाइड हो गया या गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड हो गया, ये जो नेचर ऑफ मटेरियल है इससे कलर का ताल्लुक होता है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था कि जो एलईडीज डिफरेंट कलर्स एमिट करती हैं वो किस भी हाफ पे कार्य होती है, तो वो नेचर ऑफ मटेरियल होता है। फोटोडायोड क्या है ये लाजमी याद रखें जी। फोटोडायोड और सॉलिड स्टेट डिटेक्टर दोनों रिवर्स बायस में काम करते हैं। ये भी इंफॉर्मेशन लेवल का क्वेश्चन था लास्ट टाइम, सॉलिड स्टेट डिटेक्टर का आया हुआ था कि ये किस बायसिंग पे काम करते हैं, तो ये दोनों जो हैं ये रिवर्स बायसिंग पे काम करते हैं। फोटोवोल्टिक सेल ये क्या करता है जी, एमिट इलेक्ट्रॉन फॉर इंफ्रारेड लाइट। इसके ऊपर जब इंफ्रारेड लाइट पड़ती है, ये फिगर भी बनाई हुई है, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन्स एमिट होना शुरू हो जाते हैं। कैसे बना होता है, एक एन टाइप का रीजन होता है, उसको हमने एक थिन पी टाइप रीजन से कवर किया होता है। ट्रांजिस्टर जो है ये ट्रांसफर ऑफ रेजिस्टेंस होती है, इसमें रेजिस्टेंस ट्रांसफर होती है। इसके तीन रीजन होते हैं, एमिटर, बेस और कलेक्टर। इसमें भी इंफॉर्मेशन लेवल का लास्ट टाइम क्वेश्चन आया हुआ था और पूछा गया था कि जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं वो किस में होते हैं, एमिटर में, बेस में या कलेक्टर में। तो देख लें कितने सादा सादा भी क्वेश्चन पीपीएससी पूछता है, तो पता होने चाहिए। एमिटर जो है इसमें चार्ज कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, लेकिन जो एरिया होता है वो कलेक्टर का ज्यादा होता है। बेस तो बहुत थिन होती है, 10⁻⁶मीटर। इसके बाद आपके पास दो करंट गेन है, बीटा अल्फा। बीटा जो है ये करंट गेन होता है फॉर कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन। ये बीटा जो है ये कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन के लिए है, और जो अल्फा है ये कॉमन बेस के लिए है। और उसके बाद कॉमन कलेक्टर के लिए जो है वो होता है आई ई, आई ई ओवर आई बी, और ये इक्वल होता है बीटा प्लस वन के। ये है कॉमन बेस के लिए करंट गेन, कॉमन बे सॉरी कॉमन कलेक्टर, ये कॉमन कलेक्टर के लिए आई ई और आई बी इज इक्वल टू बीटा प्लस वन, ये करंट गेन है फॉर कॉमन कलेक्टर। अब इसमें जो चीज याद रखनी है, एक तो फार्मूला आपने सबका याद रखना है, करंट गेन जो तीनों किस्म के दिखे हैं मैंने। और इसके अलावा ये जो ऊपर मीटर करंट है इक्वल होता है आई सी प्लस आई बी की फॉर्म में। इसके अलावा जो याद रखने वाली चीज है वो ये है कि जो बीटा है इसकी वैल्यू होती है इन ऑर्डर ऑफ हंड्रेड्स। तो लिहाजा बीटा प्लस वन भी आप कह सकते हैं, जो कि कॉमन कलेक्टर के लिए मैंने कहा है, बीटा प्लस वन वो भी फिर इन ऑर्डर ऑफ हंड्रेड ही होगा। यानी आप कह सकते हैं कि कॉमन एमिटर का और कॉमन कलेक्टर का जो करंट गेन है वो सेम होता है, क्योंकि सिर्फ प्लस वन का फैक्टर आ रहा है। इसके अलावा ये अल्फा का और बीटा का आपस में रिलेशन लिखा हुआ है, अल्फा इज इक्वल टू बीटा ओवर वन प्लस बीटा, और बीटा इज इक्वल अल्फा टू अल्फा ओवर वन माइनस अल्फा। ये रिलेशन में याद रख लीजिएगा। ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर, तो किसी भी एम्पलीफायर का जो गेन है यानी कि आउटपुट वोल्टेज और इनपुट वोल्टेज की जो रेशियो है वो इक्वल होती है माइनस बीटा आर सी ओवर आर आई ई। तो इसका भी एक क्वेश्चन आया हुआ था कि आर सी की वैल्यू हम क्या लगाएं ताकि हमें मैक्सिमम आउटपुट मिले। तो ये देख लें आर सी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो लिहाजा ये कलेक्टर के साथ जो रेजिस्टेंस लगी आर सी, ये आप जितनी बढ़ाते चले जाएंगे उतना आपके पास जो गेन है वो इंक्रीज होता चला जाएगा। सिमिलरली जो आर आई ई है, जो बेस एमिटर रेजिस्टेंस है, ये जितनी आप कम करते चले जाएंगे उस लिहाज से भी आपके पास जो आउटपुट वोल्टेज है या गेन जो है वो आपके पास बढ़ता चला जाएगा। बीटा तो फिक्स है हमारे पास, इन ऑर्डर ऑफ हंड्रेड होता है, अभी ऊपर पढ़ चुके हैं। तो ये चीजें इस तरह साथ साथ समझा करें, इनको फिर अप्लाई भी किया करें। ये जो नेगेटिव साथ है, नेगेटिव शो करता है फेज शिफ्ट में, यानी जो इनपुट वोल्टेज था या इनपुट सिग्नल था और आउटपुट सिग्नल दोनों के अंदर फेज शिफ्ट आया हुआ है 180 का, यानी जो क्रस्ट है वो ट्रफ बना हुआ है, ट्रफ जो है वो क्रस्ट बना हुआ है।
कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ पे मैंने मिस्टेक की हुई है जी, ये एमिटर फॉलोअर मैंने लिखा हुआ है, तो ये एमिटर फॉलोअर नहीं है, बल्कि जो कॉमन कलेक्टर होता है वो एमिटर फॉलोअर होता है। कॉमन कलेक्टर, कॉमन कलेक्टर ये होता है एमिटर फॉलोअर। एमिटर फॉलोअर, ये मिस्टेकनली यहाँ पे मैंने लिख दिया था, लिहाजा कॉमन एमिटर से हमें मैक्सिमम पावर गेन मिलता है। कलेक्टर एंड एमिटर बिहेव एज टर्मिनल। ट्रांजिस्टर के अंदर जो कलेक्टर और एमिटर होते हैं ये बताओ टर्मिनल काम करते हैं। ऑपरेशनल एम्पलीफायर की बात करें तो इसमें हमारे पास दो इनपुट्स होती हैं, एक आउटपुट होती है। जो दोनों इनपुट्स के दरमियान रेजिस्टेंस होती है वो मेगा ओम होती है। रेजिस्टेंस बिटवीन इनपुट इज मेगा ओम, और आउटपुट में जो रेजिस्टेंस होती है वो फ्यू ओम है। यहाँ पे फिर मैं स्ट्रेस करूंगा, ये इन्फॉर्मेशन लेवल के क्वेश्चन है, ये याद रखें, बार बार प्रैक्टिस करें, क्योंकि क्वेश्चन किसी भी नौयत का पूछा जा सकता है। इनपुट के दरमियान जो है मेगा ओम रेजिस्टेंस है, आउटपुट में फ्यू ओम होती है। इसके अलावा ये साइड पे इंफॉर्मेशन है, ट्रांजिस्टर वर्क एज क्लोज स्विच व्हेन वी यूज एनपीएन एज कॉमन एमिटर विद वीबीई, यानी जब आप उसको वोल्टेज देते हैं, बेस एमिटर साइड पे वोल्टेज अप्लाई करते हैं, तो उस वक्त आपका जो ट्रांजिस्टर है वो एक क्लोज स्विच के तौर पे काम करता है, और जब आप वोल्टेज वीबीई जीरो कर देते हैं तो फिर वो ओपन स्विच के तौर पे काम करता है। दो किस्म की इनपुट्स होती हैं, एक इन्वर्टिंग इनपुट होती है, एक नॉन इन्वर्टिंग इनपुट होती है। तो इन्वर्टिंग पे जब आप सिग्नल देते हैं तो उसमें आपको आउटपुट पे 180 का फेज शिफ्ट मिलता है, क्योंकि इसका नाम ही है इन्वर्टिंग इनपुट, ये इन्वर्ट कर देती है सिग्नल को। नॉन इन्वर्टिंग जो है वो आपको एज इट सिग्नल प्रोवाइड करती है, कोई फेज शिफ्ट नहीं होता। आइडियल केस में जो रेजिस्टेंस होती है दोनों इनपुट्स के दरमियान, वैसे तो हमने पढ़ा है मेगा ओम, लेकिन अगर आइडियल लेना है तो फिर आपने कहना है कि दोनों इनपुट के दरमियान जो रेजिस्टेंस है वो इनफाइनाइट होती है। ओपन लूप गेन जो है वी आउटपुट ओवर वी इनपुट, ये इन ऑर्डर ऑफ 10⁵ होती है। ट्रांजिस्टर का जो ओपन लूप गेन है वो 10⁵ है, और ये वेरी हाई है। इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का जो गेन है वो G इक्वल टू -R2 और R1 है, बहुत सादा सा न्यूमेरिकल आ जाता है, और इसमें ये माइनस बता रहा है कि जो इनपुट है और आउटपुट है उसमें 180 का फेज शिफ्ट है। और यहाँ से आप एक और बात देख सकते हैं कि गेन जो है वो सिर्फ रेजिस्टेंसेस पे डिपेंड कर रहा है, R2 पे और R1 पे, और किसी चीज पे डिपेंड नहीं कर रहा। इसी तरह जो नॉन इन्वर्टिंग है उसका जो गेन है वो है 1 + R2 और R1। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कोई माइनस का साइन नहीं है R2 और R1 के साथ। इसका मतलब है कि जैसा इनपुट सिग्नल होगा वैसे ही आउटपुट होगा, बस सिर्फ ये है कि उसका एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि एम्पलीफिकेशन का मकसद ये है कि हमने सिग्नल का एम्पलीट्यूड इंक्रीज करना होता है। एलडीआर बहुत ज्यादा क्वेश्चन इसका बनता है। लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस है, इन प्रेजेंस ऑफ लाइट जो आर एल है, जो कि जिसे हम एल डी आर कहते हैं, बिकम स्मॉलर, यानी लाइट की मौजूदगी में इसकी रेजिस्टेंस कम हो जाती है, और जो वोल्टेज है वो इंक्रीज हो जाते हैं, और स्ट्रीट लाइट्स जो है वो ऑफ हो जाती हैं। और इसी तरह इसका उल्ट कर लें कि इन द एब्सेंस ऑफ लाइट आर एल जो है वो ज्यादा हो जाती है, और वोल्टेज डिक्रीज हो जाते हैं, और स्ट्रीट लाइट जो है वो ऑन हो जाती हैं। एल डी आर जो है ये लाइट सेंसर के तौर पे भी यूज होता है। लॉजिक गेट, वेरी बेसिक मैट्रिक्स से आप पढ़ते हैं, तीन किस्म के बेसिकली गेट है, आर गेट है, एंड गेट है, और नॉट गेट है। तो आर गेट का फार्मूला है x = a + b, यानी आपको आउटपुट तब वन मिलती है जब दोनों में से कोई एक वन पे हो। दोनों इनपुट में से जब कोई एक भी वन पे होगी तो आपको आउटपुट वन मिल जाएगी। एंड गेट में जब दोनों इनपुट वन होगी तब आउटपुट वन मिलेगी। और नॉट गेट का याद रखें कि सिर्फ एक इनपुट होती है, ये वाहिद गेट है जिसकी इनपुट सिर्फ एक होती है, और इसको इन्वर्टर भी कहा जाता है। नार गेट जो है ये कॉम्बिनेशन है आर का और नाट का। आर गेट को जब नाट गेट के साथ आप कपल कर देते हैं तो आपके पास नार गेट मिलता है, और इसकी आउटपुट वन उस वक्त होती है जब ऑल इनपुट्स आर एट जीरो। इसी तरह नैंड गेट जो है ये कॉम्बिनेशन है एंड गेट का और नॉट गेट का। इसकी आउटपुट आपको वन तब मिलती है जब बोथ या ऑल इनपुट्स आर नॉट एट वन।
यानी कोई एक, इफ बोथ इनपुट्स आर नॉट एट वन, यानी सारी की सारी जो इनपुट्स हैं वो वन नहीं होनी चाहिए। उस वक्त आपको आउटपुट वन मिलेगी जब सारी की सारी जो इनपुट्स हैं वो वन ना हो। जब सारी इनपुट्स वन हो जाएंगी तो ये आप देख सकते हैं उस वक्त आपके पास आउटपुट जीरो आ जाएगी। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट बात जो है वो लिखी है कि नार और नैंड गेट को आप यूनिवर्सल गेट कहते हैं। यूनिवर्सल इसलिए कहते हैं कि अगर आपके पास सिर्फ नार गेट्स पड़े हों तो आप कोई गेट बना सकते हैं। आपके पास सिर्फ नैंड गेट पड़े हों, आप उनको ही यूज करके आपस में उनके कम्बिनेशन बना के कोई गेट भी बना सकते हैं। नार गेट को जो है वो बल्कि अलार्म में भी यूज किया जाता है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स का पोर्शन जो है कंप्लीट हो गया। इसके बाद यूनिट नंबर 8 जो है डॉन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स। अब इसमें हम डिस्कस करते हैं कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इसमें भी काफी चीजें हैं जो आपने याद रखनी है। कुछ फिनोमेना थे जो क्लासिकल फिजिक्स एक्सप्लेन नहीं कर सकती थी, जैसे कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, इनवेरियंस ऑफ स्पीड ऑफ लाइट है, मिशन ऑफ शार्प स्पेक्ट्रल लाइंस हैं। ये जो फिनोमेना थे इनको क्लासिकल फिजिक्स एक्सप्लेन नहीं करती थी। इसके लिए फिर मॉडर्न फिजिक्स या क्वांटम मैकेनिक्स जो है वो वजूद में आई। अर्थ जो है ये इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस नहीं है, लेकिन हम अपने अक्सर जो प्रॉब्लम्स हैं उनको, यानी स्टैटिस्टिकली स्पीकिंग अगर बात की जाए तो ये इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस नहीं है, लेकिन जर्नली हम इसको एज ए इनर्शियल फ्रेम ही लेते हैं। स्पेशल थ्योरी ऑफ लाइट इसके ये ट्रीट करती है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस को। इसके दो पोस्टुलेट्स हैं। एक तो ये है कि लॉज ऑफ फिजिक्स आर सेम इन ऑल इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। दूसरा, स्पीड ऑफ लाइट इज सेम फॉर ऑल ऑब्जर्वर रिगार्डलेस ऑफ देयर मोशन। यानी कोई जिस किस्म की भी मोशन में है उसके लिए जो स्पीड ऑफ लाइट है वो कांस्टेंट है। टाइम डायलेशन, ये वो तीन क्वेश्चन हैं जी, तीन फार्मूले हैं जो कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट टाइम भी आया था जी कि किस स्पीड पे जो है वो टाइम डबल हो जाता है, किस स्पीड पे टाइम हाफ हो जाता है। इसी तरह जो लेंथ है वो किस स्पीड पे लेंथ हाफ हो जाती है, क्योंकि लेंथ कॉन्ट्रेक्शन हम पढ़ते हैं। तो इस तरह की चीजें जो है ये आप ऑलरेडी कैलकुलेट करके अपने पास रख लें ताकि वहां पे कैलकुलेट आपको ना करनी पड़े। तो जब भी कोई ऑब्जर्वर मूव करता है, रेस्ट में जो ऑब्जर्वर को टाइम किसी चीज का मेजर करता है उसे हम कहते हैं प्रॉपर टाइम। यानी जो इवेंट मेजर कर रहे हैं और जो ऑब्जर्वर है मेजर करने वाला, वो दोनों के दरमियान अगर कोई रिलेटिव मोशन नहीं है तो उस वक्त जो उसकी मेजरमेंट होगी वो हम प्रॉपर टाइम कहेंगे। लेकिन जब वो मोशन में होगा तो उस वक्त जो मेजरमेंट वो करेगा टाइम की वो फिर प्रॉपर टाइम नहीं होगा। और जो टाइम उस वक्त कैलकुलेट करेगा वो टी प्राइम है इज इक्वल टू गैमा टी नॉट। गैमा जो है वो 1/√1 - v/c का स्क्वायर। गैमा को आप लॉरेंट फैक्टर भी कहते हैं। ये कई दफा क्वेश्चन यूं भी पूछा जा सकता है जी कि अगर इतनी स्पीड से कोई चीज जा रही हो तो उसका लॉरेंट फैक्टर कैलकुलेट करें, तो आपने गैमा कैलकुलेट करना है। तो ये भी नोट कर लें आप अपने पास। तो गैमा जो है ये ग्रेटर देन वन होता है, यानी लॉरेंट फैक्टर जो है ये ग्रेटर देन वन होता है। और इस तरह आप कह सकते हैं कि जो टाइम है ये हमेशा प्रॉपर टाइम से ग्रेटर होता है जब आप रिलेटिव मोशन में होते हैं। रिलेटिविस्टिक स्पीड से जब आप मूव कर रहे होते हैं और किसी भी इवेंट का आप टाइम मेजर करते हैं तो वो प्रॉपर टाइम से ज्यादा होता है। लेंथ कॉन्ट्रैक्शन में जब आप रिलेटिविस्टिक स्पीड से किसी चीज की लेंथ मेजर कर रहे होते हैं तो उस वक्त उसकी लेंथ जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। और कितनी कॉन्ट्रैक्ट होती है? बाई गैमा फैक्टर। यानी एल प्राइम जो है वो लेस देन प्रॉपर लेंथ। इसी तरह मैथ वेरिएशन की बात करें तो एम प्राइम जो है वो इक्वल है गैमा एम नॉट। ये भी प्रॉपर लेंथ प्रॉपर मैथ से ग्रेटर होती है। तो मैं बता रहा था कि आपने कुछ चीजें जो है अपने पास ऑलरेडी कैलकुलेट करके रख लेनी है। ये आपकी असाइनमेंट भी है और आपके लिए हेल्पफुल भी होगी कि कितनी स्पीड पे किसी भी चीज की लेंथ हाफ हो जाती है, वन थर्ड हो जाती है, वन फोर्थ हो जाती है, वन हाफ तो लाजमी कर लेना कि किस स्पीड पे जो लेंथ है वो वन हाफ हो जाती है। और इसी तरह किस स्पीड पे जो टाइम है वो डबल हो जाता है। इस तरह की चीजें जो है वो कैलकुलेट करके आप रख लें अपने पास। mass energy relationship E square is equal to m square c4 plus p square c square, ये एक्चुअल इक्वेशन है जो कि आइंस्टाइन की हम मैथ एनर्जी इक्वेशन कहते हैं। वैसे तो हम E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर कहते हैं, लेकिन एक्चुअल जो इक्वेशन है वो ये वाली है, ई स्क्वायर वाली। तो जब कोई पार्टी का रेस्ट पे होता है तो फिर जाहिर है रेस्ट पे उसका मोमेंटम जो है वो जीरो हो जाता है, लिहाजा सेकंड टर्म खत्म हो गई और इस तरह आपके पास E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर आंसर आ गया।
किसी चीज की भी आपने काइनेटिक एनर्जी अगर आपने फाइंड करनी है तो उसकी टोटल एनर्जी में से रेस्ट मैस एनर्जी अगर आप निकाल देते हैं ई माइनस ई नॉट, तो वो उसकी काइनेटिक एनर्जी आ जाती है। किसी भी चीज का जो कलर होता है वो शो करता है उसका टेम्परेचर। अगर किसी चीज का एक का रेड कलर है और एक का ब्लू कलर है, तो इसका मतलब है कि जो ब्लू वाला है उसका टेम्परेचर ज्यादा है, रेड वाले का टेम्परेचर कम है। ये बुक में अगर आप देखें तो वहां पे एक पूरा पैटर्न बताया हुआ है कि किस कलर का टेम्परेचर कम है किसका ज्यादा है। मैंने वैसे आपको जर्नल बताया है, क्योंकि रेड जो है वो एक एक्सट्रीम पे होता है विजिबल स्पेक्ट्रम के, और जो ब्लू है वो दूसरे एक्सट्रीम पे होता है। तो रेड का टेम्परेचर कम होता है, ब्लू का टेम्परेचर ज्यादा होता है। और टेम्परेचर के रिगार्डिंग आपके पास फ्रीक्वेंसी और एनर्जी भी होती है। तो ब्लू जो टेम्परेचर उसका मतलब है उसकी एनर्जी ज्यादा है, और रेड वाले की एनर्जी कम है। इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ये डायग्राम देखें जिसमें क्या कहता है कि जब आप किसी वेव की, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जब आप वेवलेंथ बढ़ाते हैं तो शुरू में क्या होता है कि उसकी इंटेंसिटी बढ़ती है, लेकिन एक स्पेसिफिक वेवलेंथ पे, जैसे जिस तरह ये आप कह लें, ये देखें जब आपने वेवलेंथ बढ़ाई तो इतनी वेवलेंथ तक तो इसकी इंटेंसिटी जो है वो इंक्रीज हुई है, लेकिन जैसे आप इससे आगे आए हैं, वेवलेंथ आप फर्दर बढ़ा रहे हैं, तो इंटेंसिटी डिक्रीज होना शुरू हो गई है। इसी तरह टेम्परेचर का भी रोल है कि जब टेम्परेचर 1000 केल्विन था तो उस वक्त देखें इसकी पीक जो है, इंटेंसिटी जो है वो कम है। फिर टेम्परेचर जब बढ़ाया तो इंटेंसिटी की जो पीक है वो और बढ़ गई। टेम्परेचर जब फर्दर बढ़ाया तो पीक और बढ़ गई। इस तरह दो चीजों के साथ इंटेंसिटी की पीक का रिलेशनशिप है। एक तो वेवलेंथ का, कि वेवलेंथ जब आप इंक्रीज करते हैं तो एक सर्टन वेवलेंथ तक तो इंटेंसिटी आपकी इंक्रीज होती चली जाती है, लेकिन फिर उससे एक सर्टन वेवलेंथ के बाद जब आप फर्दर इंक्रीज करते हैं तो इंटेंसिटी डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। दूसरी चीज टेम्परेचर का रिलेशन है, टेम्परेचर इंक्रीज करने से भी इंटेंसिटी की जो पीक है वो आपको इंक्रीज होती मिलती है। और इसको एक्सप्लेन किया था वीन्स ने, वीन लॉ। लैम्डा मैक्सिमम मल्टीप्लाई बाई टाइम, सॉरी, टेम्परेचर इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये भी छोटा सा न्यूमेरिकल आ जाता है पेपर में, लैम्डा मैक्सिमम मल्टीप्लाई बाई टेम्परेचर इज इक्वल टू कांस्टेंट। कांस्टेंट की वैल्यू लाजमी याद रखें, मीन कांस्टेंट की 2.9 है, 10⁻³ मीटर केल्विन, ये यूनिट भी याद रखें, मीटर केल्विन, क्योंकि लैम्डा मीटर में होता है, टेम्परेचर केल्विन में, तो ये मीटर केल्विन हो गया। ये शॉर्टर वेवलेंथ के लिए, ये जो वीन्स लॉ है ये शॉर्टर वेवलेंथ के लिए जो है ना ये सूटेबल है। और जो रेले जीन्स लॉ है वो लॉन्गर वेवलेंथ के लिए सूटेबल है। और फिर उसके बाद जो प्लांक्स आया था उसने ऐसा फार्मूला डिराइव किया था जो कि लॉन्गर और शॉर्टर दोनों को डील करता था, वो दोनों के लिए सूटेबल था। ये चीज भी आप नोट कर लें अपने पास। वीन लॉ क्या कहता है, पीक ऑफ डिफरेंट रेडिएशन इंटेंसिटी इज शिफ्टेड टुवर्ड्स लोअर वेवलेंथ एज टेम्परेचर इंक्रीज। जैसे जैसे टेम्परेचर आप इंक्रीज करते हैं तो जो पीक है वो शिफ्ट होती जाती है टुवर्ड्स लोअर वेवलेंथ। ये आप इस फार्मूले से देख सकते हैं कि जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है उसी तरह पीक जो है वो लेफ्ट साइड पे शिफ्ट हो रही है, यानी लोअर वेवलेंथ साइड पे। तो क्वेश्चन जो है वो किसी भी हवाले से पूछा जा सकता है, लिहाजा आप हर एस्पेक्ट को अपने माइंड में रखें। इसके बाद ये जो इंटेंसिटी लैम्डा ग्राफ हमने बनाया है, ये ग्राफ क्या शो करता है, टोटल एनर्जी रेडिएटेड पर सेकंड पर यूनिट एरिया। स्टीफन बोल्ड लॉ जो है वो कहता है जी ई इज इक्वल टू सिग्मा टी की पावर 4। इससे रिलेटेड भी न्यूमेरिकल बनते हैं। वो कहता है जी टेम्परेचर अगर हम हाफ करते हैं तो एनर्जी कितनी रेडिएट होगी, टेम्परेचर डबल करते हैं तो एनर्जी कितनी रेडिएट होगी। तो ये भी सादा सा न्यूमेरिकल होता है, आपने अच्छी तरह इसको देख लेना है। इसमें स्टीफन बोल्टजमैन कांस्टेंट है सिग्मा 5.67 × 10⁻⁸ वाट पर स्क्वायर मीटर पर केल्विन पावर 4 - 4 है। ये आपने कांस्टेंट की वैल्यू भी लाजमी याद रखनी है यूनिट समेत।
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी जो है वो सबसे पहले मैक्सवेल और हर्ट्ज ने पेश की थी। प्लांक्स ने ये अज्यूम किया था कि जो एनर्जी एब्जॉर्ब होती है या रेडिएट होती है वो डिस्क्रीट पैकेट की फॉर्म में होती है, और इसने रिलेशन दिया था एनर्जी का इज इक्वल टू एच एफ। एच इसमें कांस्टेंट है, और इसे स्मॉलेस्ट कांस्टेंट भी कहा माना जाता है 6.63 × 10⁻34 जूल सेकंड को। और इसका यूनिट लाजमी याद रखेंगे, ये जूल सेकंड होता है, एंगुलर मोमेंटम जैसा इसका यूनिट होता है। इससे भी रिलेटेड लाजमी क्वेश्चन पूछा जाता है, या इसका यूनिट पूछ लिया जाता है या फिर पूछा जाता है कि किस क्वांटिटी से ये रिलेटेड है। तो एंगुलर मोमेंटम और इसका यूनिट सेम सेम है। इंट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विद मैटर, तीन किस्म के इंट्रैक्शन हम पढ़ेंगे। एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, एक कॉम्पटन इफेक्ट है, और एक पेयर प्रोडक्शन है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है ये लो एनर्जी फिनोमेना है, 0.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक का ये फिनोमेना है। और जो पेयर प्रोडक्शन है वो हाई एनर्जी फिनोमेना है, तो उसमें 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी यूज होती है। उससे लेस एनर्जी के लिए वो फिजिबल नहीं है, वो नहीं होता। इस तरह जो कॉम्पटन है वो इन बिटवीन 0.5 और 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का सबसे पहले तो आपको बेसिक पता होना चाहिए कि ये फोटो इलेक्ट्रॉन्स उस वक्त इजेक्ट होते हैं किसी भी मेटल सरफेस से जब एक सूटेबल फ्रीक्वेंसी की जो लाइट है, जिसे हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं, वो उस पर पड़ती है, तो उससे इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होने का ताल्लुक दो चीज़ों से, एक सूटेबल फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से, और दूसरा जिस सरफेस पे आप डाल रहे हैं वो सरफेस कौन सी है, यानी मटेरियल टू मटेरियल भी चेंज होती है। यानी मेटल, अगर एक मेटल है तो उसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और होगी, किसी और मेटल को लेंगे तो उसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और होगी। तो दो चीजों पे डिपेंड करता है एजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक फ्रीक्वेंसी पे और एक नेचर ऑफ मटेरियल पे। इसके अलावा जो इंटेंसिटी है इसका इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट करने में कोई रोल नहीं है। इंटेंसिटी का रोल है सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे, या आप कह लें कि क्वांटिटी ऑफ करंट पे या इंटेंसिटी ऑफ करंट पे। जितनी ज्यादा आप इंटेंसिटी बढ़ाएंगे इंसिडेंट लाइट की, उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे। लेकिन बेसिक जो चीज है, क्राइटेरिया, वो फुलफिल होना चाहिए कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की लाइट फॉल करनी चाहिए। स्टॉपिंग पोटेंशियल, ये वो पोटेंशियल है जब हम रिवर्स बायस में बैटरी जो है वो रिवर्स बायस में लगाते हैं, और वो इनकमिंग जो हमारे पास लाइट होती है उसको अपोज करता है, और एक खास पोटेंशियल पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इक्वल हो जाती है स्टॉपिंग पोटेंशियल के। 1/2 mv मैक्सिमम का स्क्वायर इज इक्वल टू v नॉट e। ये मैक्सिमम एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की जो एमिट हो रहा है, उसको हमने इक्वल करना है स्टॉपिंग पोटेंशियल से। इफ टू रेडिएशन हैव सेम फ्रीक्वेंसी बट डिफरेंट इंटेंसिटी, दो रेडिएशन है जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम है लेकिन डिफरेंट इंटेंसिटी है, दे विल हैव सेम स्टॉपिंग पोटेंशियल। यानी कि देखें, फ्रीक्वेंसी सेम है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम है, इंटेंसिटी बेशक डिफरेंट रहे। लेकिन इफ टू रेडिएशन हैव डिफरेंट फ्रीक्वेंसी बट सेम इंटेंसिटी, स्टॉपिंग पोटेंशियल विल बी डिफरेंट। क्योंकि स्टॉपिंग पोटेंशियल का ताल्लुक है फ्रीक्वेंसी के साथ, फ्रीक्वेंसी सेम होगी तो स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम होगा। इलेक्ट्रॉन्स एमिट ऑन a certain minimum frequency called threshold frequency। ये अभी हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। वर्क फंक्शन जो है ये वो एनर्जी होती है जो कि रिक्वायर्ड होती है, मिनिमम एनर्जी है जो किसी इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए रिक्वायर्ड होती है। सिर्फ अपने उसको उस बॉन्ड से ब्रेक करके फ्री करना होता है। और अगर किसी इंसिडेंट के पास वर्क फंक्शन से ज्यादा एनर्जी हो तो वो जो बाकी एक्स्ट्रा एनर्जी होगी वो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। और ये भी याद रखें कि जितने भी इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होते हैं उन सब की काइनेटिक एनर्जी सेम नहीं होती। ये बात नोट कर लें, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो रहे होते हैं उन सब की काइनेटिक एनर्जी सेम नहीं होती, क्योंकि कुछ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि सरफेस से एमिट होते हैं, वो किसी के साथ कोलिजन नहीं करते। कुछ जो है वो इनर साइड से भी एमिट हो रहे होते हैं, तो वो रास्ते में किसी न किसी के साथ कोलिजन कर रहे होते हैं, लिहाजा उनकी एनर्जी रास्ते में वेस्ट हो जाती है। If radiation have only threshold frequency, then it will only knock out E। ये मैं अभी बता चुका हूँ कि अगर इंसिडेंट लाइट के पास सिर्फ इतनी एनर्जी है कि वो इलेक्ट्रॉन को नॉक आउट कर सकता है, तो फिर जो काइनेटिक एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की वो जीरो हो जाएगी। वो सरफेस पे सिर्फ
रिजाइड करेगा। और अगर उसकी इंसिडेंट एनर्जी जो है वो वर्क फंक्शन से ज्यादा है तो जो एक्स्ट्रा एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी बन जाएगी इलेक्ट्रॉन की। ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की इक्वेशन है। इंसिडेंट लाइट की जो एनर्जी है उसमें से आपने वर्क फंक्शन को माइनस करना है, तो जो बाकी एनर्जी होगी वो के इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बन जाएगी 1/2 mv मैक्सिमम का स्केयर। एक और चीज यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि अगर आप वाई एक्सिस पे स्टॉपिंग पोटेंशियल लेते हैं और एक्स एक्सिस पे आप फ्रीक्वेंसी लेते हैं और इसका आप कहते हैं कि ग्राफ जो है इसकी स्लोप किसके इक्वल है, तो इसकी स्लोप जो है वो h/e के इक्वल है। h जो है वो प्लैंक्स कांस्टेंट है और e जो है ये चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है। इस ग्राफ की स्लोप जो है वो h/e है। लेकिन याद रखें इसमें क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल वाई एक्सिस पे लिया हुआ है और एक्स एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी ली हुई है। ये चीज याद रखनी है। अगर ये चीज हो तो फिर जो है स्लोप h/e है। इसके बाद कॉम्पटन इफेक्ट है। ये मैंने शुरू में बताया था, मिड रेंज एनर्जी है, इंट्रैक्शन है 0.5 और 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के दरमियान होता है ये फिनोमेना। इसमें क्या होता है, जब कोई एक्स रे फोटोन जब किसी मैटर इलेक्ट्रॉन से कोलाइड करता है, स्ट्राइक करता है, तो उस इंसिडेंट फोटोन की जो एनर्जी है वो कम हो जाती है, फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है और उसकी वेवलेंथ इंक्रीज हो जाती है, उसकी वेवलेंथ में इंक्रीज आता है। तो कितना इंक्रीज आता है, चेंज इन वेवलेंथ हम फाइंड कर सकते हैं डेल्टा लैम्डा। ये उसकी जो वेवलेंथ में चेंज आई है ये वो है, इसे हम कॉम्पटन शिफ्ट भी कहते हैं। डेल्टा लैम्डा जो है ये कॉम्पटन शिफ्ट भी कहलाता है। इज इक्वल टू h/m0c इंटू 1 - cos थीटा। ये जो h/m0c टर्म है ये ये है कॉम्पटन वेवलेंथ। तो कॉम्पटन शिफ्ट और कॉम्पटन वेवलेंथ आपस में इक्वल हो जाते हैं कब, जब थीटा 90 हो। जब थीटा आपका 90 होगा तो cos 90 जीरो हो जाएगा और इस तरह डेल्टा लैम्डा यानी जो कॉम्पटन वेवलेंथ है, सॉरी कॉम्पटन शिफ्ट है, वो इक्वल हो जाती है कॉम्पटन वेवलेंथ के। और अगर इन दोनों की रेशो पूछी जाए आपसे कि कॉम्पटन शिफ्ट की रेशो क्या है कॉम्पटन वेवलेंथ के साथ, इसे मैं लैम्डा सी कह देता हूँ कॉम्पटन वेवलेंथ, तो वो इक्वल हो जाएगी 1। कब, जब एंगल 90 होगा, 90 के एंगल पे इनकी रेशो 1 होगी। कंडीशन याद रखा करें। इसके अलावा ये क्वेश्चन पूछा जाता है जी कि मिनिमम जो है वो चेंज इन वेवलेंथ या कॉम्पटन शिफ्ट कब होगा, मैक्सिमम कब होगा, तो ये एंगल पे ही डिपेंड करता है। मिनिमम जो है व्हेन फोटोन मेक्स एंगल थीटा इज इक्वल टू 90, तो कॉम्पटन शिफ्ट जो है वो कॉम्पटन वेवलेंथ के इक्वल होता है। इस तरह जब आप 180 पुट करते हैं तो उस वक्त क्योंकि cos 180 -1 होता है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इस तरह आपके पास ब्रैकेट में फैक्टर 2 आ जाएगा। लिहाजा इस केस में आप कह सकते हैं कि 180 के एंगल पे जो कॉम्पटन शिफ्ट है वो मैक्सिमम होता है और 0 के एंगल पे कॉम्पटन जो शिफ्ट है वो मिनिमम होता है। फिर प्रोडक्शन, ये भी बताया हुआ है कि हाई एनर्जी फिनोमेना है 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी मिनिमम होनी चाहिए। इसको हम मेटीरियलाइजेशन ऑफ एनर्जी भी कहते हैं पेयर प्रोडक्शन को। इसमें क्या होता है कि जब भी किसी हैवी न्यूक्लियस की अवेलेबिलिटी में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इंटरेक्ट करती है तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्प्लिट हो जाती है दो चीजों में, एक पॉजिट्रॉन में एक इलेक्ट्रॉन में, और दोनों